हेलो एवरीवन। सो आई वेलकम यू ऑल। और आज से आने वाले नेक्स्ट कुछ सेशंस के अंदर हम इंडियन पॉलिटी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को कंप्लीट बहुत अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। और बाकी जिन सभी को सिर्फ नोट चाहिए उनके लिए हमारे पास चैनल है, यूपीएससी स्टिंगर टेलीग्राम चैनल है, टाइप करेंगे वहाँ पे बहुत कम लोगों का एक ग्रुप होगा। ठीक है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे यू विल फाइंड द पीडीएफ ऑफ आवर नोट्स, राइट। तो बहुत ही सिंपल होगा और इन चैप्टर्स को हम प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव के हिसाब से डायरेक्टली कंप्लीट करते हुए चलेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के, राइट। खैर, बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं हम हमारे इलेक्शन कमीशन की। आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन हमारा आता है। लॉजिक भी देखेंगे इसके अंदर, डोंट वरी, सारी चीज़ों को बस आप देखते रहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इतने सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं, क्या सभी याद करने हैं? नहीं, लेकिन कुछ 3-4 बार पढ़ेंगे ना तो खुद ब खुद याद हो जाएंगे और फिर ये आप मल्टीपल जगह पे आप इसका यूज़ भी कर पाओगे। जैसे आर्टिकल 324 क्या बोलती है कि सिंगल होनी चाहिए, ऑटोनॉमस होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑटोनॉमस मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या किसी मिनिस्ट्री के अंदर है? सोच के बताओ। नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि ये ऑटोनॉमस होनी चाहिए, ये किसी के प्रभाव में नहीं होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये कर दी गई है। देन आर्टिकल 324 सब क्लोज 1 क्या कहता है कि ये इलेक्शंस कंडक्ट कराएगी। भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनी किस चीज़ के लिए? इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, राइट। तो ये इलेक्शंस भी कंडक्ट कराएगी। किस किस के इलेक्शन कंडक्ट करवाएगी? दोनों ही हाउसेज के, मतलब लोकसभा का भी प्लस राज्यसभा का भी, दोनों ही हाउसेज के इलेक्शंस कंडक्ट कराएगी। सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए इलेक्शंस कंडक्ट करवाएगी। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट करवाएगी और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट कराएगी। सोच के बताइए, पीएम का इलेक्शन कंडक्ट कराएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि पीएम जो है वो एमपी होता है और एमपी लोकसभा में बैठते हैं और राज्यसभा में आते हैं, राज्यसभा के भी एमपी होते हैं, लोकसभा के भी। तो इनके इलेक्शंस भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाती है, लेकिन पीएम का इलेक्शन नहीं होता डायरेक्टली। पीएम का इलेक्शन क्या होता है? सारे एमपी आपस में बैठते हैं और वे बैठ के किसी एक को अपना लीडर चुनते हैं, दैट इज़ द इलेक्शन ऑफ द पीएम। ठीक है, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराती तो कौन कराता है? कोई नहीं, खुद ही होता है वो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्शन कमीशन। लेकिन तो फिर आपने सोचा होगा स्टेट कमीशन क्या काम करता है? तो जो स्टेट्स के कमीशन होते हैं, क्या वो स्टेट के जो है ना आपके वे नहीं करवाते? एमएलए के इलेक्शंस नहीं, एमएलए के इलेक्शन स्टेट के इलेक्शन, स्टेट का इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता। वो कौन करवाते हैं? एमएलए के इलेक्शंस भी आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाती है। एसजी मतलब है स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर वीडियो देखेंगे तो समझ आएगा, वरना एसजी को पता नहीं क्या पढ़ के निकल लेंगे। तो यह है आपका इलेक्शन कमीशन। लेकिन फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या काम है? अगर यहाँ पे स्टेट लिख दें तो फिर इसका क्या काम होगा? इसका काम होगा भाई पंचायत। ठीक है, पंचायत या फिर लोकल बॉडीज़। ठीक है, लोकल बॉडीज़, इनके इलेक्शंस जो हैं वो करवाती है स्टेट इलेक्शन कमीशन। देन आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 325। आर्टिकल 325 किस विषय में बातचीत करता है कि सिंगल इलेक्टोरल रोल होगा। रोल का मतलब पता है ना, जैसे पेपर रोल होता है, पेपर खूब सारा होता है, क्रीम रोल होता है, खूब सारा क्रीम अंदर होता है और उसके ऊपर खूब सारी रोलिंग होती है। तो ऐसे ही इलेक्शंस के जो पर्चे होते हैं ना, उनकी रोलिंग कर दी जाती है, उसे बोलते हैं इलेक्टोरल रोल। ऐसा होता नहीं, ऐसा ही होता है, मतलब समझने के लिए बता रहा हूँ, लॉजिक के लिए। एक इलेक्टोरल रोल मतलब ऐसा एक पर्चा बनाया जाएगा जिसके ऊपर सभी के जो मतलब उम्मीदवार हैं, मतदान हैं, मतलब जितने भी लोग हैं ना उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उन सभी के नाम लिखे जाएंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्टोरल रोल। विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के इलेक्टोरल रोल बनाया जाएगा। अब सोचो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या ये राष्ट्रीय फीलिंग नहीं जगाएगा? बिल्कुल जगाएगा। आप दिल्ली के अंदर अगर इलेक्शन कमीशन आप वोट देने जाएंगे ना, तो आपके वोटर कार्ड पे क्या लिखा होगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तमिलनाडु में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अरुणाचल प्रदेश के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हर जगह आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिलेगा। दैट मीन्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो द बाइंडिंग फोर्स फॉर द नेशनल फीलिंग। इसको कोई नहीं लिखेगा मेंस के अंदर, बिलीव मी। आपने लिखा है, मार्क्स मिले। हाईलाइट जरूर करना इसको, कहीं वो पढ़ ही ना पाए। देन आर्टिकल 326 किस बारे में बात करता है? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। यूनिवर्सल मतलब सभी को, एडल्ट एडल्ट जो 18 उम्र से बड़े होते हैं उनको, सफरेज मतलब वोटिंग का अधिकार। सभी को वोटिंग का अधिकार मिलेगा आर्टिकल 326 के तहत। ठीक है, विदाउट डिस्क्वालिफिकेशन, बिना किसी डिस्क्वालिफिकेशन के, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट डिस्क्वालिफिकेशन, राइट। आर्टिकल 327 किस बारे में बात कर रहा हूँ? ये देखना, ये इंपॉर्टेंट आ गया यहाँ पे कि इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी कानून बनाना होगा तो किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास। बहुत सारे लोग इसमें, मैं बताता हूँ, गारंटीड है ऐसे फंसेंगे, इलेक्शन से रिलेटेड कानून कौन बनाएगा? इलेक्शन कमीशन। गलत, पार्लियामेंट के पास पावर है। ठीक है, इलेक्टोरल रोल भी कैसा बनेगा ये भी डिसाइड करती है पार्लियामेंट। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो जो प्लान बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंगली सिर्फ काम करती है। ठीक है, यह आपका आर्टिकल 327 समझ में आई होप आ गया होगा। आर्टिकल 328 क्या काम करता है कि
एक तो है पार्लियामेंट ने सपोज किसी चीज़ के ऊपर कानून बना दिया, लेकिन अगर क्या है किसी सेक्टर के अंदर कानून पार्लियामेंट ने नहीं बनाया तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है प्रोविज़न, ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड, राइट। या तो पार्लियामेंट बना दे, ठीक है, और फिर सीधा इलेक्शन कमीशन उसका पालन करे। अगर पार्लियामेंट ने किसी विषय के ऊपर कानून नहीं बनाया तो वहाँ पे बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट। तो ये इन दोनों आर्टिकल्स के काम हो गए। साथ में आर्टिकल 329, ये बहुत ही विरोधाभासी है और आपको एकदम शॉकिंग लगेगा, ठीक है। क्या कि कोर्ट को मना कर दिया है हमारे संविधान ने कि कोर्ट किसी भी इलेक्टोरल मैटर के बीच में टांग नहीं फंसाएगा। अब कई लोग इलेक्टोरल मैटर को सोच लेते हैं कि भाई एमएलए एमपी के अगर इलेक्शंस हों तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं ना। इंदिरा गांधी का जो है कोर्ट के अंदर ही डिसीजन हुआ था कि वो एमपी बनने के लायक नहीं है, फिर इमरजेंसी लगा दी गई थी। तो ये जो एमपी की बात है वो कोर्ट में तो डिसाइड होती है। तो यहाँ पे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है कि कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो कहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकता भाई साहब? देखिए यहाँ पे क्या है, इलेक्शंस को रेगुलेट करना है, ठीक है। अगर इलेक्शन से रिगार्डिंग कोई कानून बनाना है तो और वो कुछ भी कानून बनाए, ठीक है, पार्लियामेंट, ठीक है, इलेक्टोरल मैटर कुछ भी हो उसके अंदर आपके कोर्ट प्रोहिबिट नहीं करेंगे, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर का कानून यहाँ पे लागू होता है, जुडिशियल रिव्यू का भी लागू होता है, लेकिन कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेंगे जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक। ऐसा किसने बोला है? संविधान ने बोला है, किसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने नहीं बोला और किसी ने नहीं बोला, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है, राइट। आगे चलें। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ नुकसान भी है ना, फ्लॉज इन कॉन्स्टिट्यूशन। नुकसान क्या, कमियां क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड पहली बात तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं बताई कि भाई इलेक्शन कमिश्नर्स की क्या क्वालिफिकेशन होती है, बिल्कुल भी नहीं बताई। टर्म ऑफ मेंबर भी नहीं बताई। तो आप कहेंगे भाई टर्म ऑफ मेंबर हमारे यहाँ पे लिखा हुआ, तो वो पार्लियामेंट ने बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बनाया है, राइट। तो टर्म ऑफ मेंबर भी नहीं है। साथ में जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का फेवर करते हैं तो बाद में उनको क्या मिलेगी? कोई भी गवर्नमेंट की पोस्ट दे देंगे, किसी ओएनजीसी का हेड बना देंगे और कहीं का हेड बना देंगे। तो इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ने मना नहीं किया है कि भाई ऐसे इलेक्शन कमिश्नर्स को, मतलब कोई भी इलेक्शन कमीशन के अंदर अगर आएगा तो वो बाद में किसी गवर्नमेंट जॉब को नहीं ले सकता। ऐसा फाउंडेशन नहीं है। मतलब क्या है कि इलेक्शन कमिश्नर बाद में भी कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट भी हैंडल कर सकता है, ठीक है। रोका नहीं गया है उसको, जबकि रियल में ये इतनी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है कि इसे रोकना चाहिए था, डीबार करना चाहिए था, ताकि ये गवर्नमेंट जानबूझकर भी, पॉलिटिकल पार्टी जानबूझकर भी इनको अपने पक्ष में ना ले पाए, ठीक है। अब देखते हैं कुछ इवोल्यूशन, है ना। डार्विन का सिद्धांत है, इवोल्यूशन होता ही है। तो इवोल्यूशन हमारे इलेक्शन कमीशन का भी हुआ है। एक समय पहले, है ना, जैसे कहानियों की शुरुआत करते हैं, बहुत पुराने समय पहले सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर था इंडिया के अंदर। फिर 16/10/1989 को 16 अक्टूबर 1989 को जो है दो इलेक्शन कमिश्नर को और ऐड कर दिया गया। और इसी टाइम के दौरान जो है वोटिंग की एज जो है, पहले 21 साल के लोग वोट करते थे, फिर 18 साल से ऊपर के लोग वोट करने लग गए। 1989 के अंदर ही ये बदलाव हुआ था, राइट। तो ये वोटिंग पावर आ गई। देन एक साल के बाद 1990 के अंदर दो इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव कर दिया गया। तो मतलब अब बॉडी फिर से क्या हो गई, जहाँ से चले थे वहीं पे आ गई। दैट इज सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। देन 1993 के अंदर दो और इलेक्शन कमिश्नर को ऐड कर दिया गया, मतलब दोबारा से दो ऐड कर दिए गए। और अभी तक सेम है, मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस में दो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, राइट। अभी तक सेम चीज़ है। तो क्या कोई मना नहीं करेगा कि गवर्नमेंट कर क्या रही है? बिल्कुल करेगा। 1993 के अंदर टी एन शशांक थे, जो फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी थे, उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बनाया गया था। तो टी एन शशांक बहुत ही, मतलब क्या बोलें कि करेजियस पर्सनालिटी थे। उन्होंने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को धमकी दे रखी थी कि अगर तुमने कुछ भी किया ना तो तुम्हारी जिंदगी खा जाऊंगा मैं। तो इतनी बड़ी धमकी देने के बावजूद उन्होंने इलेक्शन कमीशन को, है ना, टीथ इन्होंने दिए थे, टी एन शशांक जी ने। तो उन्होंने क्या बोला कि गवर्नमेंट जो है मेरी अथॉरिटी को डाइल्यूट करना चाहती है, इस वजह से दो इलेक्शन कमिश्नर और लेके आई है। और कुछ थोड़ा सा फैक्ट देखें, हमारा इलेक्शन कमीशन कब एस्टैब्लिश हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। लेकिन 2011 के अंदर हमारी आंखें खुली और हमने क्या बोला भाई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन 25 जनवरी को एस्टैब्लिश हुआ था, इसी वजह से हम 25 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करेंगे? हमारा नेशनल वोटर्स डे, राइट। सो नेशनल वोटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 25 जन। लेकिन कब से सेलिब्रेट करना शुरू किया हमने? 2011 से। पहले जनरल इलेक्शन कब हुए थे? 1951-52 में। भाई 1950 के अंदर बना तो उसके बाद ही तो इलेक्शन कंडक्ट करवाएगी ना इलेक्शन कमीशन, सिंपल। अब अगर वर्ल्ड के कुछ इलेक्शन कमीशन के साथ कंपेयर करें तो यूके में, मतलब इंग्लैंड में, जिसको हम यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, वहाँ पे 2001 के अंदर इलेक्शन कमीशन सेटअप किया गया, ठीक है। वहाँ पे इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को रजिस्टर करता है और उनके खर्चे को देखता है। मतलब हमने इतने साल पहले एस्टैब्लिश कर लिया आज़ाद होते ही, तो यूके वाले ये नहीं बोल सकते कि हम सुपीरियर हैं, सुपीरियर रेस है, हमने बहुत पहले से ये काम कर रखा है। देन यूएसए तो अभी तक बेचारा नादानी की स्टेज में ही है। यूएसए का इलेक्शन कमिश्नर कहाँ से आता है? ये पॉलिटिकल पार्टीज चुन के भेजती है। मतलब इलेक्शन कमीशन के अंदर भी चुनाव होता है, ठीक है, तब जाके पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पे अपने इलेक्शन कमीशन में अपने अपने नुमाइंदों को भेजती हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने हमारी ही नकल की है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बनाई हैं। जैसे हमारी एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 324 के अंतर्गत। अब हम देखेंगे इलेक्शन कमिश्नर की, ठीक है, अपॉइंटमेंट कैसे होती है, रिमूवल कैसे होती है,
पावर एंड पर्क्स क्या हैं और आफ्टर रिटायरमेंट का क्या सिस्टम है। ठीक है, चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। अपॉइंटमेंट कैसे होती है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और बाकी के इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। कितने बाकी के इलेक्शन कमिश्नर होंगे, ये स्ट्रेंथ फिक्स करेगी पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट इस पे साइन करेगा। तो स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट एज पर लॉ मेड बाय दी पार्लियामेंट, राइट। तो ये तो इनके नंबर्स हो गए। देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो कर दिया अपॉइंट, कौन करेगा, प्रेसिडेंट, बहुत बढ़िया। अब बाकी इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करेगा, इसको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे। लेकिन जब इनको अपॉइंट करेंगे ना तो एक पैनल बनाया जाएगा, ठीक है, कि भाई किस किस को अपॉइंट किया जाए, उनके सामने नाम होगा। तो उस पैनल के अंदर जो चेयरमैन होंगे वो चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये रहे, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर वहाँ पे चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे, लिखा हुआ है सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर विल एक्ट एज चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, चेयरमैन की तरह काम करेंगे ये। आपको बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। देन प्रेसिडेंट क्या करेंगे, इन सभी को अपॉइंट करेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमिश्नर को। इनकी सर्विस ऑफ कंडीशंस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है, कौन बताएंगे, प्रेसिडेंट साहब। टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, फ्लॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखा है। ये यहाँ पे आप पूछ के देखना किसी से भी कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का टेन्योर कितने साल का है, ठीक है, पक्का फंसेंगे। ठीक है, टेन्योर कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। और क्या है, जो स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते हैं। क्यों, सोच के देखो, क्यों क्यों नहीं करते, कितने सारे स्टेट हैं यार। हाँ, अगर सबके इनके इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने लग गए, अभी कितने हैं अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं हमारे यहाँ पे ईसीआई के अंदर, ठीक है। सपोज हर स्टेट के अंदर तीन तीन लोगों की ही टीम है इलेक्शन कमीशंस की, तो जितने भी स्टेट होंगे मल्टीप्लाई बाय 3 करो, इतने लोगों की अपॉइंटमेंट करते करते प्रेसिडेंट के हाथ नहीं खिंच जाएंगे। तो बाकी स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर्स की प्रेसिडेंट नहीं करते। और इंडिया की इसकी चीफ इलेक्शन का ईसीआई की भी क्यों करते हैं, ये नाम देखो यार, ईसीआई इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दैट्स वाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए आते हैं। वहाँ पे कौन आएगा, गवर्नर, शाबाश, लॉजिक के थ्रू जाते हैं। देन इनकी सर्विस कंडीशन जो है वो डिसएडवांटेज के तौर पे चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि जैसे आज बोला है इनके लिए कि भाई आज इलेक्शन कमिश्नर को एक गाड़ी मिलेगी, लेकिन लगने के बाद नहीं बोल सकते कि गाड़ी हटा लो, पहले जो कुछ करना है सर्विस कंडीशंस बना लो, बाद में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और जो एक रेगुलेशन है वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दोबारा से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सेकंड टर्म के लिए प्रमोट नहीं किया जा सकता। मतलब नो सेकंड टर्म, ठीक है, दूसरी बारी नहीं मिलेगी, एक ही बारी मिलेगी। तो यहाँ से एक और बात क्या समझ में आती है कि इलेक्शन कमिश्नर को दोबारा से चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जा सकता है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दोबारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनाया जा सकता। राइट, आगे चले। अब बात करेंगे रीजनल इलेक्शन कमिश्नर की। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर कौन होता है, नाम में तो इलेक्शन कमिश्नर लगा है, लेकिन ये ईसीआई का पार्ट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये हमारे लॉजिक की सिर्फ एक बार धज्जियाँ उड़ाता है और कहीं पर धज्जियाँ नहीं उड़ी हैं कि यहाँ पे बोलता है ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं बिना इंडिया का नाम लिखे हुए। आगे रीजनल इलेक्शन कमिश्नर रीजन का काम करता है, होना चाहिए यहाँ पे गवर्नर, बट अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट कब अपॉइंट करता है, इसको अकेले नहीं करते, जब ईसीआई बहुत बताता है। ईसीआई का मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के इलेक्शन कमिश्नर, वो सभी मिल के बोलेंगे भाई फला फला बंदे को आप रीजनल इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दो, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देंगे। ठीक है, लेकिन जो ये रीजनल इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं होते, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, कहीं पे भी नहीं मिलेगी है। बाकी रिमूवल, अब देखते हैं हटाएंगे कैसे। तो 665 का रूल है भाई, ठीक है, या तो 6 साल के लिए कॉन्टिन्यूस या फिर 65 साल के होते ही रिटायर कर दो। रीज़न मैं बताता हूँ क्यों। 6 साल का लॉजिक लगाओ, इंडिया में 5-5 साल का है ना। तो सपोज मतलब हम ये बेफिजूल का लॉजिक लगा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। मान लो 1950 के अंदर ही इलेक्शन कमीशन बना और 1950 के अंदर ही चुनाव हुए, तो चुनाव कब खत्म होंगे, 1955 में, है ना। दोबारा चुनाव 1955 में होंगे दोबारा, और इलेक्शन कमीशन के अंदर भी दोबारा से रीगठन 1955 के अंदर होगा। तो इलेक्शन के चुनाव कौन करवाएगा भाई। ठीक है, मतलब ये बेतुका सा लॉजिक है, क्योंकि बाद में चेंज होता रहता है, लेकिन ये मैंने याद करने का बनाया था कि भाई 5 साल के अंदर तो नहीं होगा, 6 साल के अंदर होगा, क्योंकि चुनाव कौन करवाएगा दोबारा। तो 6 साल यहाँ से हो गए। ठीक है, अब सोच के देखो कि भाई रिटायर्ड इंसान बैठते हैं, फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी, है ना, हमने देखा था ना, टीएन शशांक जो थे फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी थे। मतलब उन्होंने रिटायरमेंट के बाद ज्वाइन किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। इसका मतलब रिटायरमेंट कब तक होती है, 60 तक। तो 60 से पहले तक तो होगी नहीं फुल एज क्या होगी, 60 के बाद की। तो मतलब 665 बाय लॉजिक हमें याद ही नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया, 6 साल तक इनको कोई नहीं हटा सकता, लेकिन उससे पहले ये अगर चाहें तो रिजाइन कर सकते हैं। और अगर इनको ज़बरदस्ती हटाना है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर किसके बराबर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर। राइट, तो फोर्स रिमूवल होगा तो कैसे होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट जजेस का होता है वैसे इनका रिमूवल होगा। बात करें इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल इलेक्शन कमिश्नर की, इनको कैन नॉट बी रिमूव्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है,
अगर इन इलेक्शन कमिश्नर को, हमने क्या देखा था, अदर इलेक्शन कमिश्नर ने इनको या रीजनल इलेक्शन कमिश्नर को अगर इनको हटाना है तो भैया चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की अनुमति चाहिए। जब ये रिकमेंड करेगा तब प्रेसिडेंट साहब इनको हटाएंगे, अदरवाइज नहीं हटाएंगे। ठीक है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इतनी सारी पावर होती है, ध्यान में रखना। पावर एंड पर्क्स फर्दर क्या है, ये तो हमने पहले ही देख लिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पावर जो है इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होती है, लेकिन कुछ मामलों में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बड़ा होता है, जैसे चेयरमैन हो गया, रिमूवल के टाइम पे हो गया, कुछ समय में ये बड़ा हो जाता है, अदरवाइज ये इक्वल है अदर इलेक्शन कमिश्नर्स के। और ये किसके इक्विवेलेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जज के। पावर में, सैलरी में, अलाउंसेस में, सब चीज़ें बराबर होती हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके बीच में आपस में मतभेद हो गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक एक्स बात को प्रपोज किया, बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स ने कहा नहीं भाई हम आपकी बात से सहमत नहीं है, तो कैसे होगा डिसीजन, बाय मेजोरिटी। इंडिया में मेजोरिटी है, डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी से ही काम बनेगा। देन आफ्टर रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड अगेन एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन उसको रोका नहीं गया है कि वो बाकी की गवर्नमेंट पोस्ट ज्वाइन ना करे, तो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। फिर उसके बाद ये सिर्फ फैक्चुअल है, अगर आपको कहीं पे मेंस के आंसर राइटिंग में लिखते समय अगर कुछ ऐसे डेटा वगैरह पुट करना हो या कुछ बड़े ऐसा चीज़ दिखानी है तो वो यही है कि पावर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स कहाँ कहाँ से ड्राइव होती हैं। तो इलेक्शन कमीशन फॉर्मुलेट करता है रूल्स को, किस चीज़ के अंदर, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, इसके तहत जो है इलेक्शन कमीशन रूल्स को बनाता है। और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी दे सकता है, ऑर्डर मतलब जैसे आदेश होता है ना, वो आदेश भी दे सकता है। किस एक्ट के अंदर, इलेक्शन सिंबल एक्ट 1968 एक्ट। तो ये मैंने राव क्यों लिखा है, देखो आर से होता है रूल्स, तो ठीक है, रूल्स ऑफ इलेक्शंस एक्ट, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स 1961 आपको याद रखना है, आर से होगा रूल्स भी कर सकते हैं। और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लिखने में तो ई आता है, लेकिन अगर बोलें तो अ का साउंड आता है, तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ठीक है, तो इस वजह से रूल्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो है वो इलेक्शन कमीशन इन एक्ट के थ्रू पास कर सकता है। आगे चले, अभी हम देखेंगे पावर एंड फंक्शंस क्या हैं भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो 3 पावर एंड फंक्शंस बताए हैं लक्ष्मीकांत के अंदर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, एडवाइजरी है और क्वासी जुडिशियल है। बांटा हुआ ये हमने अपने अकॉर्डिंगली है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं बांटा है, उसने हमारे लक्ष्मीकांत ने भी नहीं बांटा है, लेकिन हमने बांटा हुआ है ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कौन कौन से हैं इलेक्शन कमीशन के, देखो ये हमने लॉजिकल सीरीज में अरेंज किया हुआ है, बिल्कुल एक एक चीज़ करके देखते जाएंगे। कि डिटरमाइन इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब कहाँ कहाँ पे चुनाव होंगे और कितना एरिया को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला जाएगा, कितने एरिया को दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला जाएगा, ये बात यहाँ पे की गई। और कैसे की जाएगी ये, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पार्लियामेंट लेके आएगा, मतलब यहाँ पे एक बॉडी बनेगी, वो बॉडी सर्वे करेगी, बताएगी कि भाई ये इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पहले यहाँ पे 7 थी, अब यहाँ पे 9 होनी चाहिए, अब यहाँ पे 13 होनी चाहिए, या घटा के 6 कर दो। ठीक है, ये सारा डिलिमिटेशन एक्ट बताएगा, और इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो पहले क्या हो गया भाई, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी बता दी है, इलाका बता दिया कि भाई यहाँ पे चुनाव करवा दो। ठीक है, फिर ये प्रिपेयर करेंगे और रिवाइज करेंगे, क्या रिवाइज करेंगे, इलेक्टोरल रोल, कि भाई कितने लोग जो हैं वो और ऐड हुए हैं, कितने लोग माइनस हुए हैं, वो उस जो लिस्ट है इनकी, जिसको इलेक्टोरल रोल बोलते हैं, जहाँ पे लोगों के नाम लिखे हुए होते हैं कि भाई ये लोग वोट डाल सकते हैं, तो उनको प्रिपेयर करेंगे और रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब चलो भाई ये काम भी हो गया। फिर क्या हो गया, अब इसके बाद ऐसे आसानी से थोड़ी ना बैठ जाएगी इलेक्शन कमीशन, तो क्या होगी, डेट और शेड्यूल जो है ना वो अनाउंस करेगी कि नॉमिनेशंस का और इलेक्शंस का। ठीक है, कि नॉमिनेशन आपको, इलेक्शन कब होंगे, ठीक है, नॉमिनेशन कब होंगे, ठीक, उनके लिए आपको आवेदन कब करना है, लास्ट डेट कब है, शुरुआती डेट कब है, ये सारी चीज़ कौन करेगी, आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये आगे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में। चलो भाई, अब पहले इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी, फिर उन्होंने बनाई लिस्ट, फिर इन्होंने इलेक्शन कमीशन के लिए ये नॉमिनेशन के लिए आवेदन मंगवा लिए। अब आवेदन आ गए सबके, है ना, फिर क्या करेंगे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, कुछ नहीं होंगी, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी तो उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड मतलब लिख दी जाएंगी। साथ में सिंबल अलॉट कर दिए भाई, ठीक है, अब इनको सिंबल मिल गया। अब ये क्या करेंगे, अपने इलेक्शन के अंदर प्रचार के लिए क्या करेंगे, इलेक्शन कमीशन उनको टीवी और रेडियो पे जगह देगा, जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको टीवी और रेडियो के ऊपर जगह देगा कि भाई आप जाके वहाँ पे अपना प्रचार और प्रसार कर सकते हो। राइट, अब अगर प्रचार और प्रसार करने लग गए तो वहाँ पे कुछ गलत काम भी तो कर सकते हैं ना। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि कोई गलत काम ना करें, इस वजह से कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाएगा। ठीक है, कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, कि किसको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, ये बात आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताएगी थ्रू द कोड ऑफ कंडक्ट। राइट, तो एकदम कहानी की तरह है, पहले इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बताएंगे, फिर भाई रोल को रिवाइज किया, फिर उसके बाद जो है ना नॉमिनेशन मंगवाएंगे, इलेक्शन के शेड्यूल बताएंगे, फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल देंगे, फिर कोड ऑफ कंडक्ट बताएंगे, सिंपल। ठीक है, और फिर प्रचार प्रसार की बात तो हमने देख ली। एडवाइस भी देती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, किस किस को, प्रेसिडेंट को भी देती है और गवर्नर को भी देती है। प्रेसिडेंट सेंट्रल लेवल पे, गवर्नर स्टेट लेवल पे। किस चीज़ से रिगार्डिंग,
कि अगर एमपी को और एमएलए को अगर डिस्क्वालीफाई करना है, एमएलए को डिस्क्वालीफाई करना है तो गवर्नर को देगी एडवाइस, और अगर एमपी को डिस्क्वालीफाई करना है तो प्रेसिडेंट को देगी एडवाइस। ठीक है, साथ में इमरजेंसी के अंदर लिखा भी हुआ है कि अगर इमरजेंसी को 3 साल से ऊपर एक्सटेंड करना है तो क्या होगा, जो प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एडवाइस देगी। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शन कमीशन एडवाइस देगी प्रेसिडेंट को इमरजेंसी के दौरान कि इलेक्शन कब कंडक्ट करवानी चाहिए, राइट। देन रिक्वेस्ट फॉर गेटिंग द एडिशनल स्टाफ, कि भाई अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को थोड़ा सा और स्टाफ चाहिए, तो ये रिक्वेस्ट नहीं करती, ये क्या करती है, एडवाइस करती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई दे दो हमें। ठीक है, रिक्वेस्ट का काम नहीं करती, एडवाइस करती है सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। ठीक है, आर्टिकल 101 और 102 के तहत भी ये एडवाइस देती है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है कि आर्टिकल 101 और 102 है क्या, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, डोंट वरी। देन बात करें अगर हम क्वासी जुडिशियल काम की, तो क्वासी जुडिशियल काम क्या होता है, जुडिशियल काम मतलब कुछ न्याय करने का काम है ना। तो न्याय करने का काम कैसे होगा, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डिस्प्यूट आ जाता है, मान लो पॉलिटिकल पार्टी एक बोलती है कि जी हमें रिकॉग्नाइज करो, रिकॉग्नाइज का मतलब हमें रजिस्टर करो, आप अपने अपने रजिस्टर के अंदर हमें रजिस्टर करो, और इलेक्शन कमीशन बोलेगा भाई तुम्हारे पास वोट अच्छे नहीं है या तुमने कंडीशन फुलफिल नहीं की है, तो हो गई लड़ाई। लड़ाई को कौन डिस्प्यूट करेगा, आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सॉल्व करेगा, है ना। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा। ठीक है, जो हमने पहले देखा था कि इलेक्टोरल मैटर के अंदर सुप्रीम कोर्ट या जो कोई भी कोर्ट है वो प्रोहिबिटेड है, तो ये बात यहाँ पे आती है आपकी। देन सिंबल्स, कि जो सिंबल्स के ऊपर अगर कोई लड़ाई होगी तो भी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा, कौन डिसाइड करेगा, आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और अगर कोई दूसरे डिस्प्यूट है तो उसके लिए ऑफिसर अपॉइंट कर सकता है, कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। साथ में अगर बूथ की कैप्चरिंग होती है, वहाँ पे वायलेंस होता है, तो वहाँ के पोल को कैंसिल भी कर सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये पावर क्या है, क्वासी जुडिशियल मतलब कैंसलिंग पावर, अथॉरिटेटिव पावर। तो ये क्या है, आपकी क्वासी जुडिशियल पावर्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। देन ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, व्हाट आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स। ये कहीं पे भी यूटिलाइजेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन लक्ष्मीकांत में दिया तो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक है, सारा कुछ मतलब मैंने लिख दिया। गाइडिंग प्रिंसिपल्स में क्या है, अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज रिगार्डिंग इलेक्टोरल गवर्नेंस, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज हैं इलेक्शन से रिगार्डिंग, इलेक्शन के अंदर किस तरह से काम होना चाहिए, वो सारी वैल्यू को अपहोल्ड करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहीं से जो है ना दिशा निकलती है। समझिए हम बचपन में माउंटेन बनाते थे ना, माउंटेन के अंदर से ऐसे नदी निकालते थे, तो नदी कहाँ से आती है, कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, राइट। देन इलेक्शंस कंडक्ट करवाएगी कैसे, ऑटोनॉमी के साथ, ठीक है, बिना किसी पे डिपेंड हुए, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही के साथ, ठीक है, अवेयरनेस फैलाएगी, और इलेक्शंस के अंदर प्रोफेशनलिज्म लेके आएगी। ठीक है, क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता, कि जो भी बने लोग भरोसा करें, है ना। कोई लोग ऐसा नहीं बोलते ना कि हम नहीं मानते इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को, जैसे आपका पाकिस्तान के अंदर होता है। पाकिस्तान में जनता की डिमांड कुछ और होती है, बना कोई और दिया जाता है, तो क्रेडिबिलिटी भी नहीं है। तो क्रेडिबिलिटी भी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, इलेक्शंस के अंदर ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। तो जितने भी आपके ये काम हैं, ये सारे काम कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नाम ट्रिक याद करने का कैसे है, ACP, ट्रैफिक का ACP। तो मतलब A फॉर ऑटोनॉमी, A फॉर अकाउंटेबिलिटी, A फॉर अवेयरनेस, C फॉर क्रेडिबिलिटी, P फॉर प्रोफेशनलिज्म, और ट्रैफिक का ACP है तो मतलब ट्रांसपेरेंसी, राइट। सो एक छोटा सा नेमोनिक था याद करने का। नेमोनिक का बेनिफिट क्या है, एग्जाम हॉल के अंदर प्रॉब्लम आने की जरूरत नहीं, सीधा चिपका देना। इलेक्शंस कैसे होने चाहिए, आपको ACPT याद है, सीधा लिख दोगे। अवेयरनेस होनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, ये और एकदम से आपका आंसर सही भी लगेगा सोचने की बजाय। देन सिटीजन्स पूरा पार्टिसिपेट करें, ये भी इंश्योर करती हैं। साथ में पॉलिटिकल पार्टीज को भी एंगेज करे कि भाई सारी मिलकर एक साथ काम करें, तभी तो अच्छा होगा। कोऑपरेशन, सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ लेके आए, राइट। कि पॉलिटिकल पार्टीज और सिटीजन्स हो, इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट, तो सबको एक साथ लेके आए और बहुत अच्छे तरीके से हमारे इलेक्शन को कंप्लीट करें। गेट इट। देन अगर स्मूथ कंडक्शन करवाना है हमें, इलेक्शंस का अच्छे तरीके से करवाना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, प्रोसेस भी इनोवेटिव होनी चाहिए, नए नए तरीके ढूंढ के लाओ। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐप लॉन्च किया था कि भाई अगर कहीं पे बूथ कैप्चरिंग होती है तो उस बूथ कैप्चरिंग के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपना फ़ोन निकालो, कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करो, और उसके ऊपर प्री रिकॉर्डेड वीडियो सेंड नहीं होंगी, तुरंत रिकॉर्ड की गई होगी, जियो टैगिंग होगी, ऑटोमेटिकली वहाँ का जो इलेक्शन कमीशन संज्ञान लेगा और तुरंत से उधेड़ के रख देगा उस पॉलिटिकल पार्टी को। देन ह्यूमन राइट्स, ठीक है, सॉरी ह्यूमन रिसोर्सेज को भी कैपेबल करो कि मतलब उनको भी समझ में आना चाहिए कि इलेक्शंस होते कैसे हैं, और कैपेसिटी बिल्डिंग का भी काम करना चाहिए। देन कुछ वोटर्स की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, टाइप्स ऑफ वोटर्स, कुछ होते हैं जनरल वोटर, जैसे आप और हम हैं, ठीक है, जनरल वोटर्स हैं। फिर है एनआरआई वोट कर सकते हैं सिंस 2010 बट नीड टू प्रेजेंट फिजिकली, उन्हें फिजिकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत है।
फिर कुछ है सर्विस वोटर्स, इन्हें क्लासिफाइड वोटर्स भी बोलते हैं। सर्विस वोटर्स को, सर्विस वोटर कौन से होते हैं, जैसे कि जो आपकी आर्म्ड फोर्सेस में काम करते हैं, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, तो ये क्या है, शिफ्ट करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। आर्मी के ऊपर लोग होते हैं, तो ये खड़े तो भाई ये ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ पे आके वापस कोई यूपी के अंदर तो यूपी में वापस आके वोट डालेंगे, नहीं, बॉर्डर पे खड़े अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन क्या इन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं है? यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, सबको वोटिंग का अधिकार है, तो इनको भी वोटिंग का अधिकार है। तो इनके लिए पोस्टल बैलेट का काम किया जाता है, ठीक है, ये पोस्ट कर देते हैं, इनका यहाँ पे आके काउंटिंग में कर दिया जाता है, या फिर इनका जो स्पाउस है वो इनकी तरफ से वोट कर देता है। दिस इज द सिस्टम। वोटिंग एज हमने बात करी थी 21 से घटा के 18 साल कर दी थी 1989 में। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत? 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के तहत। राइट, आपको ये बात अब ध्यान रखनी पड़ेगी। एक केस है नागेंद्र चिंदम केस, उसके अंदर क्या बात हुई थी कि ई पोस्टल बैलेट का है ना यूज़ करना चाहिए एनआरआई के लिए, ठीक है, जिससे 10 मिलियन एनआरआई को हेल्प मिलेगी। तो ये एक छोटा सा केस है, अगर आपको याद हो तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो कोई भी बात नहीं है। प्री में कुछ काम नहीं है, मीन्स में काम आने वाला है। देन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स, वोटर्स को डिस्क्वालीफाई कब कर सकते हैं? जब उन्होंने कुछ गलत माल प्रैक्टिसेस वगैरह की हो, है ना। आप एक उंगली को लेकर चले गए कि मेरे इस पे वोट डाल दो, और फिर उन्होंने आपने वोट डाल दी, फिर आपने दूसरी उंगली दिखा दी कि इस पे लगा दो, ये तो मेरा हाथ टूटा हुआ है जी, दूसरे पे लगा दो, ठीक है, और उन्होंने पता कर लिया तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। डिस्क्वालीफाई 6 साल से ज़्यादा समय तक नहीं कर सकते। 6 साल मतलब दिखने में 6 साल है, लेकिन लगेगा ये 10 साल। क्यों? हर 5 साल में इलेक्शन होता है, तो 5 साल के बाद जब इलेक्शन होगा तो नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर भी आप वोट नहीं दे पाओगे, तो इफेक्टिवली 10 ईयर्स तक आप इन एलिजिबल हो वोटिंग के लिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, मतलब क्या लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, नहीं वैसे, कि 6 साल तक जो है ना उससे ज़्यादा से किसी भी वोटर को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। यहाँ पे सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वर्सेस जन चौकीदार केस है ये 2013 के अंदर। इस केस में क्या बात हुई कि जो अंडर ट्रायल्स हैं, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया ना, संविधान में बोला गया है कि जब तक कोई दोषी कटघरे में खड़ा है और साबित नहीं हो जाता, प्रूव नहीं हो जाता, तब तक वो निर्दोष है। तो बोला ये अंडर ट्रायल्स है ना, ये तो निर्दोष होते हैं, इनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और बहुत सारे अंडर ट्रायल जेल में भरे रहते हैं, तो उनको भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। अब इनको वोट देने का अधिकार होगा तो इनको बाहर लेके आना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे बोला गया कि भाई अंडर ट्रायल्स वोट दे सकते हैं इस केस के अंदर, लेकिन गवर्नमेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को दोबारा से अमेंड किया और बोला कि इनको वोटिंग राइट नहीं दे सकते। ठीक है, हमने देखा था इलेक्टोरल मैटर्स के अंदर कौन कानून बनाएगी? पार्लियामेंट। और क्या उसके अंदर कोर्ट हस्तक्षेप कर सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा हमारा संविधान बोलता है। राइट, अब आपकी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दिस इज हाउ द थिंग्स आर लिंक्ड। बात करेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किस बारे में बात करता है कि कैसे जो है ना जिसे बोलते हैं आचार संहिता। आचार संहिता कब लगती है? ठीक है, सपोज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज के दिन इलेक्शन को अनाउंस किया, यहाँ से अगले 3 हफ्ते के अंदर अंदर पहले अनाउंस कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर प्रेसिडेंट, अगर एमएलए का इलेक्शन है तो गवर्नर, एमपी का इलेक्शन है तो प्रेसिडेंट। ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि भाई इस दिन है ना इलेक्शंस होंगे। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले ही बता चुका, फिर प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफिशियली एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे, यहाँ पे हो गया। फिर इलेक्शन हेल्ड होगा, फिर कभी ना कभी रिजल्ट भी आएगा। तो जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किया, अनाउंस किए शेड्यूल, तब से लेके इलेक्शन के रिजल्ट आने तक आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। ठीक है, ये आपको प्रोसेस भी याद हो गई यहाँ पे एक छोटे से डायग्राम के थ्रू, और आपको पता भी चल गया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहाँ तक लगेगा। बात करें हम ओरिजिन की, मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट का ओरिजिन कहाँ से हुआ? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1968 के अंदर सभी पार्टी के साथ बैठ के मुलाकात की और बोला कि भाई कुछ ऐसा बनाते हैं आचार संहिता नाम का, जिससे कि आप लोग जो है ना उल्लंघन ना करें नियमों का, कानूनों का। तो पार्टीज बोली ठीक है जी। तो फर्स्ट टाइम इसको 1971 के अंदर यूज़ किया गया था। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी के लिए नहीं है। लीगैलिटी, इसकी क्या वैधता है? ठीक है, क्या पावर है आपकी इसके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की? सबसे पहली बात क्या है? कोई पावर नहीं है, कोई लीगल सैंक्शन नहीं है, कोई एक्ट नहीं है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कानून नहीं बनाती। तो ये क्या है? कोई लीगल सैंक्शन नहीं है, कोई कानून नहीं है उसकी आचार संहिता का। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बार बार पार्लियामेंट को बोला है कि आप लोग कानून बनाइए बनाइए बनाइए। 2005 के अंदर बोला इन्होंने कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को पार्लियामेंट का ठप्पा लगवाओ उस पर। ठीक है, और इस ठप्पे में क्या बोलो कि अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसे डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाए उस पॉलिटिकल पार्टीज को, कि मतलब उन्हें अवैध करार दे दिया जाए और इलेक्शन से निष्कासित कर दिया जाए। इतनी पावर होनी चाहिए। तो क्या ऐसा पार्लियामेंट्री लोग करेंगे? एमपी लोग करेंगे? नहीं करेंगे, है ना। पार्लियामेंट का देखो एक समय में एक सुर आता है, कब? जब इनको अपनी सैलरी इंक्रीज करवानी होती है, तब कोई भी एमपी नहीं बोलता। अदरवाइज कुछ भी बात कर लो, सब एक दूसरे के अपोजिशन में बोलना शुरू कर देते हैं। अब इसका लीगल सैंक्शन नहीं है, लेकिन आप देखते हो भाई डरते हैं, है ना, आचार संहिता का उल्लंघन से। क्यों? क्योंकि अप्रूवल होता है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट कहता है इसकी बात मानो तो मानो, और ये क्या है? एक मॉरल अथॉरिटी है। जैसे कि आपको पता है ना, यूएसए के अंदर अगर बच्चों को माँ बाप पीटे तो पुलिस आ जाती है।
लेकिन इंडिया में नहीं आती। इंडिया में फ़ोन करके बुला लो, पुलिस वाले और दो मार के जाएंगे कि भाई नहीं पड़ेगा तो माँ बाप क्या तेरी सेवा वो करेंगे, आरती उतारेंगे, पिटेगा ही। ठीक, तो ये क्या है, मॉरल अथॉरिटी है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो भाई इतनी बड़ी बॉडी अगर बोल रही है तो मान लो। ठीक है, ये क्या है, मॉरल अथॉरिटी है यहाँ पे। बाइंडिंग है ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, सभी पॉलिटिकल पार्टीज पर, सिविल सर्वेंट को और ऑर्गेनाइजेशंस को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पॉलिटिकल पार्टीज को तो सभी पता है, सिविल सर्वेंट पे बाइंडिंग है या नहीं है लोग कंफ्यूज होंगे, और ऑर्गेनाइजेशन को तो एलिमिनेट ही कर देंगे। लेकिन इन तीनों के ऊपर ही आपकी आचार संहिता लागू होती है, दैट इज द पीसीओ, पॉलिटिकल पार्टीज, सिविल सर्वेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस। राइट, देन फीचर्स क्या हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को अनाउंस कर दिया, मतलब अब आगे क्या लगेगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, तो कोई भी नया वेलफेयर मेजर नहीं लेके आ सकती गवर्नमेंट, सभी को पता है, बहुत बढ़िया। साथ में किसी भी अफसर का ट्रांसफर या अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती बिना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के परमिशन के। ये ध्यान में रखना है, विदाउट परमिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर वहां पे लिख दिया ना कि देयर इज नो ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन एनी केस, अगर वहां पे लिख दिया प्रीलिम्स के अंदर एनी केस, तो लग गई आपकी लंका। आप कहोगे बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बात तो बिल्कुल सही है, गलत है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलेगा तो ट्रांसफर भी होगा और अपॉइंटमेंट भी होगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मर्जी से होगी। साथ में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, वो अपने वर्क को इलेक्शन के साथ नहीं जोड़ सकती। ठीक है, कि भाई जैसे वो निकले सरकार के काम के लिए, वहां पे जाके अपने इलेक्शन का प्रचार नहीं कर सकते। ठीक है, तो सरकारी काम अलग और इलेक्शन का काम अलग, अलग अलग रखना पड़ेगा रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज को। साथ में ऑफिशियल व्हीकल्स का यूज नहीं कर सकते, सिर्फ पीएम और सीएम को छोड़ के कोई भी ऑफिशियल व्हीकल्स का अपने इलेक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकते, अपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर यूज नहीं कर सकते। बाकी जगह ऑफिशियल का काम तो ऑफिस से ही होगा ना यार, ऐसा थोड़ी ना उनके ऑफिशियल व्हीकल छीन लिए जाते हैं, काम करने देते हैं। लेकिन अब इस आचार संहिता की प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बोलता है कि इलेक्शन कैंपेन रोक दो 48 घंटे पहले, इलेक्शन से 48 आवर्स पहले रोक दो। लेकिन सोशल मीडिया पे आपको पता चलते रहते हैं, मीडिया पे चलते रहते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रोक ही नहीं पाता, मतलब बात ही नहीं आचार संहिता की, बोलते रहते हैं भाई रोक दो रोक दो रोक दो, उनकी बात ही नहीं मान रहे। साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 14 मेंबर की कमेटी बनाई थी डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर उमेश सिन्हा की अध्यक्षता के अंदर, कि भाई आप सजेशंस दीजिए। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रीलिम्स के अंदर भी और मेंस के अंदर भी। राइट, फिर कुछ केसेस देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में थे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली। कन्हैया लाल वर्सेस आर के त्रिवेदी केस 1985, इस केस के अंदर क्या बोला कि इलेक्शन कमिश्नर की जो पावर है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, वो प्लीनरी है। प्लीनरी मतलब आत्मा है भाई, इलेक्शन कंडक्ट करवाने वाली आत्मा है। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं लिखा है, पार्लियामेंट कंट्रोल कर सकती है, लेकिन जो एमपी अपनी पावर को हेल्ड कर रखे हैं एग्जीक्यूटिव में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो इनके ऊपर पावर नहीं दिखा सकती। कानून बना के तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऊपर अपनी दादागिरी नहीं दिखा सकते, पहली बात। सेकंड, इट इज़ अ रिजर्वोयर ऑफ पावर, मतलब बेशक इनके पास पावर नहीं है पर ये रिजर्वोयर है पावर का, मतलब यहाँ पे खूब सारी एनर्जी भरी पड़ी है। अगर कोई कानून अवेलेबल है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस कानून के हिसाब से काम करेगी, लेकिन अगर कोई कानून अवेलेबल नहीं है तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद कानून बना सकती है। ठीक है, लेकिन वो कानून कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, फाउंडेशन नहीं होंगे किसी कानून की, किसी कानून को सपोर्ट करने वाले होंगे। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री होंगे और बोनाफाइड होंगे, मतलब अच्छे इरादे से लाए गए होंगे। ठीक है, उस इंटेंशन के साथ अगर लाएंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कानून बना सकती है, लेकिन पार्लियामेंट फिर उस कानून को चेंज भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पार्लियामेंट है सुप्रीम पावर्स। राइट, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। देन 2003 में एक और वर्डिक्ट आया था जिसके अंदर क्या बोला कि अगर इलेक्शन का शेड्यूल डिसाइड करना है तो सोल अथॉरिटी कौन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और कोई मतलब बीच में टांग नहीं फंसाएगा, पार्लियामेंट नहीं बोल सकती कि जी इस दिन नहीं, इस दिन आप इलेक्शन को अनाउंस करो, नहीं, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि इलेक्शन कब होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर वो ऑफिशियल नोटिस करते हैं ना, गजट नोटिफिकेशन जारी करते हैं, हमने देखा। ठीक है, 3 महीने के अंदर अंदर, मैक्सिमम डेट जो है वो 3 महीने की है, ये बात भी आप देख लीजिए। हाँ, ये देखिए। ठीक है, विद इन, सॉरी 3 महीने नहीं, 3 वीक्स, मिसअंडरस्टैंडिंग थी। 3 वीक्स के अंदर अंदर प्रेसिडेंट यहाँ पे गवर्नर, प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हैं। तो ये कब जारी करेंगे, ऑन एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस दिन बोलेगी उस दिन ये बैठेंगे और इस दिन बात करेंगे। ठीक है, बिना इनकी मर्जी के इनका मुंह नहीं खुलेगा। देन फॉर द लोअर हाउस इलेक्शन शुड बी हेल्ड विद इन द 6 मंथ। लोअर हाउस कौन सा होता है भाई, लोअर हाउस होता है आपका लोकसभा। ठीक है, तो उसके लिए विद इन द 6 मंथ, अगर लोकसभा आज डिसॉल्व हुई है, सपोज जनवरी में डिसॉल्व हुई है, तो छठे महीने से पहले पहले जो है ना, पहले पहले, बाद में नहीं, 6 मंथ से पहले पहले, विद इन 6 मंथ के अंदर जो है ना इलेक्शन हो जाने चाहिए लोकसभा के। और 6 महीने के बाद अगर 6 महीने तक नहीं हुए तो क्या रीजन हो सकता है, अगर नहीं हुए एक्ट ऑफ गॉड लगाया जा सकता है, उसी कंडीशन में नहीं होंगे। अगर एक्ट ऑफ गॉड नहीं है तो इलेक्शन कंडक्ट करवाना पड़ेगा भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, मतलब इतना कंपल्शन दे दिया। बात करेंगे हम अब स्टेट और नेशनल पार्टीज के बारे में। ठीक है, कि स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी किसको बोलते हैं, ठीक, और उनके
क्राइटेरिया क्या होते हैं, इनमें मैं बहुत कंफ्यूज होता था। एक दिन मैंने बैठ के खूब हिम्मत करके बना ही डाला कुछ ना कुछ। वो क्या था, स्टेट पार्टी, इसको बड़े ध्यान से देखना, आप कभी भूलेंगे नहीं। स्टेट पार्टी किसको बोलेंगे, जिसने 6% वोट्स, वैलिड वोट, वीवी का मतलब है वैलिड वोट, कि अवैध वोट नहीं, वैलिड वोट किसी स्टेट के अंदर प्राप्त की होंगी, ठीक है, स्टेट पार्टी उसे बोलेंगे। तो वैलिड वोट कहाँ पे प्राप्त होंगी, चाहे लोकसभा के इलेक्शन हो, चाहे एमएलए के इलेक्शन हो, चाहे एमपी के इलेक्शन हो, चाहे एमएलए के इलेक्शन हो, कहीं पे भी अगर 6% वोट मिल गए तो उसे स्टेट पार्टी डिक्लेयर कर देंगे। कब, जब इन 6% के साथ उनकी 2 एमएलए की सीट भी होंगी। एलए मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, ये होता है स्टेट में, ठीक है, लोकसभा है सेंटर के लिए, तो जहाँ पे एलएस मिलेगा वो होगा लोकसभा, जहाँ पे एलए है वो है लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। अगर उन्हें 6% वोट मिल गए और 2 सीट मिल गई, तभी उन्हें स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज करेंगे। या फिर और, यहाँ पे और है, और क्या है, सेकंड कंडीशन कौन सी आती है, कि अगर उनकी 3% सीट है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, ठीक है, या फिर 3 सीट ले ली उन्होंने, ठीक है, जोन से भी ज़्यादा है इनमें से, एनी वन विच इज़ लेस नहीं है, जो भी ज़्यादा है, अगर 3% सीट ये ज़्यादा है तो इसके हिसाब से उसे स्टेट पार्टी डिक्लेयर कर देंगे। और अगर 3 सीट हैं तो इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। मान लो तीन किसी की जो है ना, सपोज 60 सीट्स हैं टोटल, तो उसकी 3% सीट्स जो हैं वो आपके 3 सीट से कम होंगी, तो इसका मतलब कि 3 सीट को माना जाएगा, कि अगर 3 सीट हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में तो उसे स्टेट पार्टी डिक्लेयर किया जाएगा। या फिर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती, लेकिन अगर 8% वैलिड वोट्स आ गए किसी भी इलेक्शन के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा, उसे स्टेट पार्टी का दर्जा डिक्लेयर कर देंगे। याद करने की क्या ट्रिक है, देखो भाई, 3 जो है ना 2 बार आया है, ठीक, 3 कहाँ कहाँ पे आया है, 3% सीट होंगी या 3 सीट होंगी, ठीक है, तो 3 2 जा 6, तो मतलब 6% वैलिड वोट्स होंगी तो भी, और 2 एमएलए की सीट होंगी तो भी, सिर्फ 8% आपको याद रखना है, याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेट पार्टी का याद करने का तरीका। देन बात करें अगर नेशनल पार्टी की, तो नेशनल पार्टी को कैसे हम याद करेंगे, 6% वैलिड वोट्स, यहाँ पे भी कितनी थी, 6% वैलिड वोट्स, नेशनल पार्टी में क्या होगी, 6% वैलिड वोट्स, या तो लोकसभा के इलेक्शंस में या एमएलए के इलेक्शंस में, दोनों ही चीज़ें। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है, यहाँ पे एक स्टेट है, क्योंकि स्टेट पार्टी है ना भाई, 4 स्टेटों में कैसे मांग सकते हैं, लेकिन नेशनल पार्टी होगी तो कम से कम 4 स्टेट चाहिए, है ना। लोग बोलते हैं ना 4 लोग क्या कहेंगे अगर तुमने कुछ गलत कर दिया तो इलेक्शन कमीशन ने या हमारी पार्लियामेंट ने यही चीज़ मानी है कि 4 लोग क्या कहेंगे, 4 स्टेट के अंदर होगी तभी हम नेशनल पार्टी मानेंगे, 4 से कम होगी तो नहीं मानेंगे, तो 4 तो आपको याद हो जाना चाहिए। देन यही 4 आगे आता है, 4 और मोर स्टेट्स के अंदर होनी चाहिए, इसके अलावा 4 सीट लोकसभा में हो, नेशनल पार्टी है ना तो लोकसभा में ही होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली में तो होगी नहीं, विधानसभा में तो होगी नहीं, लोकसभा में ही होगी, तो 4 सीट्स होनी चाहिए। तो मतलब या तो 4 स्टेट में 6% हो या 4 सीट हो लोकसभा में, ठीक है, फ्रॉम 1 और मोर देन 1 स्टेट, ठीक है, या तो एक स्टेट से 4 सीट आ जाएं या फिर एक स्टेट से ज़्यादा से सीट आ जाएं, लेकिन 4 सीट होनी चाहिए लोकसभा में, ठीक है। तो ये होना चाहिए नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया। या फिर ये नहीं है तो क्या होगा, कि 4 और 4 से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर वो क्या हो, आपकी स्टेट पार्टी हो, तब भी उसे क्या डिक्लेयर कर देंगे, नेशनल पार्टी। बहुत बढ़िया। और 2% सीट्स हों लोकसभा के अंदर या फिर 11 उसके अंदर स्टेट्स के अंदर, ठीक है, फ्रॉम 3 और मोर स्टेट्स, ठीक, तब भी उसे क्या डिक्लेयर कर देंगे, नेशनल पार्टी डिक्लेयर कर देंगे। सो 4 4 एंड 4 ये तीनों चीज़ें कॉमन हो गई। थोड़ा सा रेस्ट करके सोच के पढ़ के देखिए, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी, तुरंत इसका कोई नमूनिक नहीं बनेगा। इसी तरीके से 4 लोग क्या कहेंगे ऐसा सोच के ही आप 4 4 4 को देख पाएंगे, ठीक है। आगे चलें, टाइप ऑफ इलेक्शन ऑब्जर्वर। इलेक्शन ऑब्जर्वर के टाइप कितने, एक होते हैं जनरल ऑब्जर्वर, जो जनरली आईएएस ऑफिसर होते हैं और किसी दूसरे स्टेट से बुलाए जाते हैं, क्योंकि उस स्टेट का आईएएस ऑफिसर तो उसी स्टेट की बात मानेगा ना। देन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, कि कितना खर्चा हुआ तो कौन आएगा, आपका आईआरएस ऑफिसर। बहुत बढ़िया। और एक टर्म है सेफोक्रेसी। सेफोक्रेसी किसे बोलते हैं, ये बहुत ही मतलब कीवर्ड टाइप की टर्म है, इसे आप बिल्कुल अगर इलेक्शन के से रिलेटेड कोई आंसर लिखें तो उसमें इंक्लूड करना है। इसका मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी जो है ना वो लिमिटेड होती है। डेमोक्रेसी हमें तभी ध्यान आती है जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन खत्म होते हैं डेमोक्रेसी खत्म, मतलब तभी सारे एमएलए एमपी जो है ना ग्राउंड पे होते हैं, अदरवाइज ये दिखाई ही नहीं देते। सो डेमोक्रेसी इज अप टू द इलेक्शंस, इसे बोलते हैं सेफोक्रेसी। उसके बाद कुछ तो छोटे छोटे से टॉपिक हैं, ठीक है। सेक्शन 126 क्या बोलता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, कि भाई ओपिनियन पोल्स 48 घंटे पहले बंद कर देने चाहिए, बैंड है, ठीक है। ओपिनियन पोल मतलब कौन बनेगा कौन जीतेगा, ये पोलिंग डे से, जिस दिन इलेक्शन का होना है उससे 48 घंटे पहले, 2 दिन पहले बंद कर दिए जाएंगे, ठीक है। और ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के अंदर क्या क्या फ़र्क है मैं बताता हूँ। ओपिनियन पोल ये है कि किसको बनना चाहिए, एग्जिट पोल क्या है कि कौन बनेगा। इसके अंदर इतना ज़्यादा जो है ना सिल्वर लाइनिंग का गैप है कि लोग अक्सर इस चीज़ को एक ही समझ लेते हैं, ठीक है। और 126 ऑफ सेक्शन ए आरपीए क्या करता है, एग्जिट पोल को कवर करता है। और तीनों ही मीडिया के ऊपर कवर है, रेडियो, टीवी और प्रिंट मीडिया, तीनों ही ओपिनियन पोल्स को नहीं दिखा सकते लेकिन एग्जिट पोल को दिखाते हैं, ठीक है।
देन वीवीपैट, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये क्या होता है, जब आप वोट देने जाते हैं साथ में एक मशीन सी रखी रहती है, आप उस पर दबाते हैं तब वो उस पर दिखाई देता है और फिर उसकी पर्ची छप के जाती है। फिर बाद में जितनी वोट दी है उस मशीन को और इस पर्चियों को टैली किया जाता है कि कहीं मशीन में तो कुछ गड़बड़ नहीं है। ठीक है, तो ये है वीवीपैट। ये हर जगह यूज़ होती है नहीं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिर्फ 5% पोलिंग स्टेशन पर यूज़ करती है, 95% जगह पे नहीं करती। राइट। आई होप आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। हैव अ नाइस डे गाइस।